सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कल हमने देखा कि अमेंडमेंट्स पास हो चुकी हैं, 26वीं आईनी तरमीम। उसके बाद अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आज इस हवाले से जो हरकत व सकनात हमारे सामने जारी रही। आज इस हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, क्योंकि अब जो तरीक़ाकार है वो बदल चुका है, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी। 3 नाम उनके सामने, उनमें से एक नाम की रिकमेंडेशन जो वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद सदर के पास जाएगा और उसके बाद ये नाम फाइनल हो जाएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से हमने एक बड़ी कयास आराइयाँ भी सुनी थी, लेकिन बिल आखिर ये कयास आराइयाँ भी दम तोड़ गई कल जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। अब ये जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, इसमें 3 नाम हमारे सामने हैं। एक तो जो सीनियर मोस्ट बनते हैं, जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब, उनका नाम है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और साथ ही साथ जस्टिस याहिया आफरीदी। इस नाम के हवाले से बहुत सी हम देख रहे हैं कि कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि हुकूमत इन जज को अगले चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तासुर देना कि चीफ जस्टिस के जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं या मोस्ट फेवरेट हैं, ये गलत है। आज नाम फाइनल होने का इम्कानात का कहा जा रहा है। इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने भी बात की और अब 8:30 बजे तक ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। और उसकी रीज़न ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट किया है। इनको कन्विंस करने के लिए इस वक्त हुकूमती कोशिशें जारी हैं। अब देखना ये है कि क्या मामलात बनते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कार्रवाई का बॉयकॉट करना बनता है, क्योंकि वो ये जवाब पेश करें कि जब हम 26वीं आईनी तरमीम ही नहीं मानते तो हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा क्यों बने। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और गलती दोहरा रही है? और आज के जो मामलात हैं उसको देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी क्या राय है, कौन बनने जा रहे हैं, क्या खबरें हैं, इस हवाले से मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, डॉक्टर दानिश हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं और साथ ही साथ खुसूसी तौर पर आज हमें PJ मीर साहब ने भी ज्वाइन किया अपना तज्जिया पेश करने के लिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कल तो आप बता रहे थे, कल भी आपने ढके छुपे अंदाज में एक इशारतन बता दिया, लेकिन आज मैं फिर जानना चाहूँगी जो CJ हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए कौन सा नाम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि जिसके इम्कानात रोशन है? साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सवाल इसको भी बताइएगा कि ये गलती तो नहीं करे दोबारा प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करके। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जैसे कि आपने ख़ुद भी स्टार्ट में ये बता दिया कि आज ये 12 रुकनी जो खुसूसी कमेटी है ये फ़ैसला करेगी कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन होंगे और उसका प्रोसीजर सारा मौजूद है और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है अप्रूव्ड हो चुकी है, उसका हिस्सा है। अब 3 नाम में आपने तीनों नाम ले लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें या सोचें तो उसमें बज़ाहिर तो एक बात ज़ाहिर है कि अगर चीफ जस्टिस ये सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह या मुनीब साहब को लाना होता तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक बात। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम ने जो आइन के आर्टिकल 184/3 के लिहाज से सो मोटो नोटिस की ताकत थी चीफ जस्टिस की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 172 जो जुरिडिक्शन से और सुप्रीम कोर्ट का जो 172 से लेकर उनके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 199 शरीयत कोर्ट, आप उनकी तमाम के तमाम अगर चीज़ देख लें 212 तक, तो सुप्रीम कोर्ट कहा गया, कहीं भी चीफ जस्टिस नहीं कहा गया। अब सवाल ये है कि ऐसे मौके पे 12 रुकनी कमेटी ने ये फैसला करना है। बज़ाहिर इसमें कोई दो राय नहीं है लोगों की कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट फेवरेट हैं, पावरफुल इस वक्त कैंडिडेट हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक वो छोड़ा है, र्यूमर छोड़ा है। उनसे एक सवाल यही कर लिया जाता, अगर हमारे सामने होते तो हम तो ये सवाल कर लेते कि अगर वो नहीं हैं तो फिर ये 2 हैं, और अगर ये 2 हैं तो फिर आपने 26वीं तरमीम करनी की आपको क्या ज़रूरत थी भाई? इन्हीं को ये आ रहे थे, सीनियर मोस्ट थे, फिर इतनी जो आपने एक्सरसाइज की और इतना झगड़ा और इतना टेंशन और इतनी सारी चीज़ें हुई, वो सब गलत हो। दूसरा ये कि जी देखें, PTI तो आज से नहीं, अगर अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान साहब ने
खामोशी से अपोजिशन का किरदार अदा किया होता, साइफर केस में नहीं गए होते, 9 मई नहीं दोहराया होता, खामखा फौज से नहीं लड़े होते और ये जो मसाइल थे रोज़ दौड़ नहीं करते और जमहूरी तरीक़ा अपनाते और पंजाब की और KPK की हुकूमत को ख़त्म नहीं करते और अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत में भी और रोड पे भी खड़े हो जाते, तो आज वो वज़ीर आज़म होते। अभी आपने APC का देखा कि APC में जनाब उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि फ़लस्तीन के हवाले से शामिल नहीं हुए, पूरी दुनिया ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद 15 जब शंघाई ताउन तंजीम का मसला आया तो उसमें 15 तारीख को जो है वो उन्होंने कहा कि जी हर सूरत में एहतजाज होगा, इस पर भी उनकी बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल वो मसला ख़त्म हुआ। अब नाम दिया है, अगर आपको नहीं शामिल होना, आप 26वीं तरमीम नहीं मानते हैं, तो फिर आप इसमें अपना नाम आपको देनी नहीं चाहिए था इस कमेटी में। आपका नाम मौजूद है, आपने खुद दिया है। अब आप ऐन मौके पे अगर आपका फैसला है, क्योंकि PTI के जो फैसले हैं, इमरान खान तो जेल में है, अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो तो फिर फैसले जो है मुल्क से बाहर बैठे हुए 3-4 लोग करते हैं। यहाँ जो बैठे हुए मीडिया, इनके जो आपके PTI के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं भाई वहाँ से धमकियाँ आती हैं, फिर यूट्यूबर आ जाते हैं, फिर मीडिया पर्सन आ जाता है, बड़े प्रेशर होते हैं, हम चेंज कर देते हैं हम फैसले। तो अब यहाँ पर PTI की एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि देखें अगर आप नहीं आए शामिल नहीं भी हुए तब भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि 12 कमेटी में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो उन्होंने तरीक़ेकार ऐसा रखा है कानून में कि वो फैसला कर देंगे, आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप 26वीं तरमीम नहीं मानते थे तो फिर आपको अपना नाम नहीं देना चाहिए था, इसमें आना ही चाहिए। और अगर आप इसमें भी शामिल नहीं होते हैं नाम दे के, क्योंकि आपकी तो नहीं चलेगी मर्जी, मसलन आप एक अपोजिशन का हिस्सा हैं और आपके वोट इतने नहीं हैं कि आप असरअंदाज हो सकें, लेकिन कम से कम जमहूरी एक तरीक़ेकार के लिहाज से आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए, अपनी जो रिजर्वेशन है वो रखना चाहिए, अपना वोट रखना चाहिए, बाकी जो होना है वो तो हो रहा है। ठीक है एहतशाम साहब, एक तो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या खबरें, आज नाम फाइनल हो जाएगा, इस हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा वही अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं याया अफरीदी साहब हैं और इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जैक्टली जो टाइमिंग को देखते हुए तो दिखाई तो ये दे रहा है मामलात। देखिए दानिश ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही होना था तो सही है, 26वीं आनी तरमीम की क्या ज़रूरत थी, मंसूर अली शाह साहब भी एक्सेप्टेबल थे तो ये क्यों करना था। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, बड़ी ख़बर मैं आपको दे देता हूँ हमने इस हवाले से। जो अब एक तो यह है कि याया अफरीदी पे मोस्ट लाइकली उन्हीं का ही नाम आ रहा है, वही हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले सोर्स ने मुझे बताई है कि उन्हें ये कहा गया है, उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि जी मैं ये नहीं हो सकता कि मैं बाईपास करके मैं मंसूर अली शाह को मैं ये बन जाऊँ। और दूसरी बात ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी बेंच में बैठे भी होते हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि जो जजेस बैठे होते हैं पता होता है कि किसने क्या फ़ैसला करना है, लेकिन इनके बारे में अभी हालिया फ़ैसलों में भी देखें तो इनके बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरफ जाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि इस वक्त उनकी एज 59 ईयर है, अभी 6 साल रहते हैं उनको, तो वो नहीं चाहेंगे कि 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। एक नुक्ता नज़र ये भी है। अब सवाल ये है, जो हमने माजी तारीख बताती है कि जब आपको इतनी बड़ी ऑफ़र की जाती है तो आमना उसको ठुकराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जिस अंदाज से डिवीज़न हो चुकी है, जो मामलात ख़राब हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ज़्यादा चांसेस उन्हीं के बन जाएंगे। वैसे तो नेक्स्ट इन लाइन उम्मीदुद्दीन खान भी बैठे हुए हैं, वो भी होंगे। अब सवाल ये है कि हुआ क्या है। देखिए हम ना थोड़े दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि जो खबर है कि PTI ने कांटेक्ट किया था PMLN के लोगों को, उन्होंने कहा था कि मंसूर अली शाह पे इत्तेफाक कर लेते हैं, अगर आप समझते हैं कि जब हम आपको टफ़ टाइम देंगे ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ें तय करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने भी कहा जाता है बड़ी हद तक इस पर एग्री कर लिया था। और वो जो लाहौरी ग्रुप है, जो असल में कहा जाता है वकला का, जो चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, वो कहते हैं कि जब दूसरी मरतबा हमने क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब ने दी थी ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद से कोर्ट अनकोर्ट हुकूमत डर गई कि ये तो मामला ख़राब है, हम जो चाह रहे थे ऐसा नहीं होगा। अभी भी जो खबरें हैं मंसूर अली शाह साहब बावजूद इस बात के जो दानी जिक्र कर रहे हैं 184(3) वो अक्सरात तो नहीं है, वो कहा जा रहा है कि इसके बावजूद बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत रिस्क नहीं लेना चाहती, ये कुछ नहीं होगा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद याया अफरीदी साहब ही होंगे। याया अफरीदी साहब कल किधर जाएंगे, बनाने के बाद भी वो जो कहा जाता है कि जिसको आप चुन रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी आपके साथ चले।
पीपल्स पार्टी का सरदार अली शाह साहब को जिस तरह लेके आए थे माजी में, वही उनके लिए मुसीबत बन गए थे चीफ जस्टिस। तो एक तो ये है कि जी बाज़ाहिर तो लगता है इनके फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जो एक थोड़ी देर के लिए गेम बनी थी कि जी शायद मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो उस लिहाज से तो लगता है कि चीज़ें उस तरफ नहीं जाएंगी और अब उनको कहा जा रहा है कि भी वो इसको एक्सेप्ट कर लें। एक दूसरी बात जो है ख़बर ये है आमना कि जो पीटीआई का भी अभी जिक्र भी हो रहा था, पीटीआई के बारे में अब फाइनली ये तय हो गया। तय क्या हो गया, जो लड़ाई आपने पता है कल रात की खबर दे दूँ आपको को जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान में हुई, तो जिसमें बड़ा शिद्दत के साथ सलमान अकबर राजा ने सवाल किया कि मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, मुझसे पूछे बगैर ये नाम क्यों दिए गए, ये जो 2 नाम आपने देने थे। गौर खान साहब कहा जा रहा है कि वो बड़ी परेशानी में थे, नहीं समझ आई क्या हुआ, तो उस हवाले से कहा गया कि ये तो अब बड़ा गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर बताया गया कि जी कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा, ये सोशल मीडिया की टीम जो बहुत इमोशनल है वो सबको आगे लेके चल रही है, वही सारे मामला आगे लेके जा रही है। इसी हवाले से हमने ये बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ने जो कुछ करना था, अभी बात हो रही है पीटीआई की लीडरशिप खुद कशमकश का शिकार है। कल जिस तरीके से आमना उन्होंने आके कल तकरीरें की हैं, अब कल की बड़ी खबर इस हवाले से है, लोग कह रहे हैं कि वो 3 दिन तक कहाँ चले गए थे। जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी, वो जाके डेरा इस्माइल खान में बैठ गए थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा आप वहाँ चले जाएं, चुप करके बैठे, सारी सियासी मुलाकातें खत्म की और आज गंडापुर साहब कह रहे हैं आज आके उन्होंने वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनाए तो हम फिर सड़कों पर होंगे। अब ना वो कहने की बात और होती है, जब वक्त पे आप रिएक्ट नहीं करते, जब आपने करना होता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक तो यह है कि इस वक्त सूरत हाल पीटीआई के अंदर चार ग्रुप बन गए हैं। असद कैसर का अलहदा ग्रुप है, अकरम राजा का अपना ग्रुप है, उसके बाद गौर खान का अपना ग्रुप है, उसके बाद इस हवाले से भी गौर खान साहब वो कह रहे हैं कोई ग्रुपिंग नहीं है। आज वो इन तासुर को हमने कहने को तो आप नहीं जाते, अल्फाज पे तो नहीं आप जाते ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे लोग आके यही बातें कर रहे होते हैं। एक और चीज़ आखिरी बता दूं आमना, आखिरी बात आपको बता दूं खबर के हवाले से, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुन ले मेरी बात आप। देखिए अब फैसला क्या हुआ है, अब जो पीटीआई अब परेशान होकर समझ रही है कि मामला ख़राब हुआ, क्या करना चाहिए। हामिद खान साहब ने इनको मशवरा दिया है और कहा कि जी हम तहरीक चलाते हैं और आगे लेके जाएंगे, और बातें हो रही हैं इस हवाले से कि जो 9 मार्च 2007 को अब आपने देखा कि वकला की तहरीक चली थी और जिस तरीके से वो सपोर्ट मिली थी जनरल कियानी की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट किसी तरफ से नहीं है। वो वकला को सपोर्ट जब पिंडी से मिलती है तो मामलात आगे चलते हैं। लिहाजा आखिरी लफ्ज़ यह वो कहा जा रहा है कि जी शदीद तरीन किस्म का रिएक्शन आएगा और इसको ज़बरदस्त तरीके से रोका जाएगा। लिहाजा लोगों को पता चल गया कि शायद ये ऐसा नहीं चलेगा। आज आके बात यही की जा रही है कि जाएगी तो अपने आप को बचाएगी। ये अभी हम उसको प्रेडिक्ट उस तरह से नहीं कर पाएंगे। मीर साहब, ये अभी एक जो मामला है, हुकूमत के पास बड़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने पावर्स तो अगर देखा जाए तो बड़ी महदूद कर दी हैं, इख्तियार तो ले लिया अदलिया से। अब मंसूर अली शाह साहब को बनाते हैं तो तब भी कोई उस तरह से नुकसान नहीं है मामलात को देखते हुए। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि जी कहा जा रहा था इल इंटेंट है 26वीं आईनी तरमीम के पीछे मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना। अब इस तासुर को ज़ायल किया जा सकता है मौके का फ़ायदा उठाते हुए। दूसरी चीज़ ये कि फिर ये जो हम बात कर रहे थे अभी, ये तशाम साहब भी कह रहे हैं कि जी वकला की जो मूवमेंट है इसको भी रोका जा सकता है, यहाँ पे भी बंद माना जा सकता है अगर आज मंसूर अली शाह साहब बनते हैं। देखें, आपने पहले जो इंटेंट की बात की है, आपने पूरे सानिया को देखना है कि इंटेंट क्या है, और फिर आपने इसको गेज करना है कि क्या ये परमानेंट हुकूमत है पाकिस्तान की, क्या ये सारी उम्र रहेगी ये हुकूमत। आपने इसको भी गेज करना है। आपने तीसरा जो सेक्शन है उसको आप गेज करें कि क्या आपकी आवाम क्या चाहती है, क्या विल यू गो विद द विशेस ऑफ द पीपल और यू वॉन्ट, इसको आप देखें। तीसरा ये है जब आप बेसिकली जब आप फौज के चीफ को लगाते हैं या चीफ जस्टिस को लगाते हैं, ये सबको तकलीफ क्या है। तो भाई अपने अपने इदारों के अंदर से जो सीनियर मोस्ट है आप उसको लगा दो, एंड ऑफ द स्टोरी। या स्पेकुलेशन है कि अफरीदी आएगा या ये मंसूर अली शाह एंड ऑल दैट, क्यों, व्हाई, क्या वजह, आपको क्या है, क्या ये आपकी फेवर करेंगे। नवाज शरीफ ने 5 चीफ्स लगाए थे, 5 ने हाथ दिखा दिया, तो ये सीट के ऊपर आके एक लाना अलग बात है, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना इज अनदर थिंग। सो द क्वेश्चन इज कि आप इस रास्ते पे चलते क्यों हैं। सब आप शोर करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, अगर आप ईमानदारी से कहें नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल डेमोक्रेसी पे चलते हैं। आप किस तरह चलते हैं, आपका जो एक वोटर है उसको आप 500,000 रुपए दे के वोट लेके आ जाते हैं और आप कहते हैं डेमोक्रेट है। इज दिस डेमोक्रेसी? नो। सो द क्वेश्चन इज कि आप अपने जो है ना, आपके जो मोटिव ऑपरेंडी है, इसको आप ठीक करो।
बाद में अमेंडमेंट्स आती हैं, ये होता है वो होता है, हम तो चलते पीसीओ के ऊपर है, एसआरओ के ऊपर, हमारा तो मुल्क चलता ही इस तरह। जहाँ जरूरत होती है कन्वीनियंस के हम एक लॉ बना लेते हैं, जहाँ नहीं होती है आप उसको साइड पे कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे अंदर, हमने इसको ज्यादा ठीक करना है बनस्बत के आप लॉ को। अब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी, तो आपकी पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब ये पॉलिटिकल पार्टी, इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, उसकी तो है पॉपुलैरिटी। अब उसको क्या पार्लियामेंट उसको इग्नोर करेगी या उसको इंक्लूज करेगी? सो द क्वेश्चन इज, यहाँ उसके खिलाफ हर चीज की एक मुहिम चल जाती है, तो बोलता है अंदर हो जाता है। ये आपने नवाज शरीफ के साथ भी किया है, ये आपने भुट्टो के साथ भी किया है, पीपल्स पार्टी आप ले लो। तो द क्वेश्चन इज कि आज इनका सीजन है, इनका सीजन लगा हुआ है, क्या आर वी गोइंग टू वर्क ऑन दिस बेसिस? हम इस मुल्क को इस तरह रन करेंगे, या ये जो फिर आपने अभी देख लिया है कि उसको इतने करोड़ लगे, उसको इतने करोड़ लगे, उसको इतने करोड़ लगे। द क्वेश्चन इज कि हमने अपने आप को वैसे ही बदनाम कर दिया। आप यू थिंक कि हम जो पाकिस्तान में करते हैं, ये जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज हैं, इनके डिस्पैचेस के अंदर, इनके फॉरेन ऑफिस के अंदर ये रिपोर्ट्स नहीं जाती हैं जो हम रिपोर्ट करते हैं? यहाँ बिल्कुल जाती हैं, हर चीज जाती है। उनके बेसिस के ऊपर वो आपके रिलेशंस काम करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर वो आपके पास बायलैटरल्स भी रखते हैं। ये एक बड़ी सोच के साथ आपने काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं छोटी सोच के साथ। और ये छोटी सोच है, मैंने हमेशा कहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये लोग वेरी राइट। शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब, देख रहे हैं आप अगले चीफ जस्टिस बनते हुए, और अगर नहीं होता ये वाले मामला तो जजेस की जानिब से मुमकिन तौर पर रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन आए जिससे हम कहें कि नहीं भाई एक बार इसके अब असरात तो आए हैं, ठीक ठाक आए हैं और हुकूमत हिल के रह गई है। दूसरा, पीटीआई आज की जो प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं हो रही, उसके क्या असरात होंगे, किस हद तक होंगे? आमना, देखिए जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि कमेटी जो है वो 3 नाम रिकमेंड करेगी सीनियर मोस्ट जजेस के, तो वो कर देगी, आपको तीनों नाम सामने हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कमेटी किसी और नाम को डाल सकती है? मेरा ख्याल है नहीं। अब इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है? हम बार बार कहते हैं कि 26वीं अमेंडमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपने ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर्ड कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लेके आए। अब कमेटी ने तो यही 3 नाम देने हैं, नंबर 1, 2, 3, जिस पे भी देने हैं। पसंद किसने करनी है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। बात ख़त्म हो गई। इट मीन्स कि आपने पावर दे दी प्राइम मिनिस्टर को। एक मसला तो हल हुआ। कमेटी का एक सिंबॉलिक इजलास है जिसमें पीटीआई शिरकत करती है या नहीं करती। ऑलरेडी उसके अंदर नंबर गेम्स में उसके 3 मेंबर्स होंगे, बाकी 9 मेंबर्स जो है वो एक साइड पे, तो लिहाजा उसके फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोसेस के अंदर वो शामिल होना चाहे तो हो सकती है। दूसरा, देखिए एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताऊँ, अब आप जस्टिस मंसूर अली शाह को सिर्फ आप रिजर्व सीट्स के फैसले के ऊपर अगर सज़ा देना चाहते हैं तो ये भी एक मेरे ख्याल में शायद हुकूमत अपने लिए मज़ीद मामला जो है वो मुश्किल बनाएगी। कुछ दिन कबल जो है, जारी बात यही, मंसूर अली शाह साहब और फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच के मेंबर थे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस का फैसला सुनाया। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा भी था कि मैं देख रहा हूँ कि मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो पीटीआई को भी डिच डाउन करे और इस तासुर को वो ख़त्म कर सकती है। और मुझे मेरा अपना ये थ्योरी कह सकते हैं कि शायद होगा ऐसा ही, और जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके बहुत सारे रीज़न जो मुझे विजिबल नज़र आते हैं। हुकूमत अपने लिए ना तो लायर मूवमेंट को जो है वो एक और ट्रबल के अंदर जाना चाहेगी, वो ये भी कोशिश करेगी कि पीटीआई जो है वो भी काम एंड कूल रहे। तीसरा, अभी जो मौलाना साहब ने रब्ता किया असद कैसर से, हो सकता है यही बात डिसाइड हो रही हो कि जनाब हम सब राज़ी हैं कि हम मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना रहे, तो आप भी आ जाए बेंच के अंदर। तो डिपेंड करेगा, अगर पीटीआई बेंच के अंदर बैठती है तो इसका तो मतलब यही हुआ, कमेटी के अंदर जो इस वक्त फैसला करेगी, तो फिर तो मंसूर अली शाह ऑब्वियसली नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अब आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर अपने लिए कम से कम मसाइल पैदा करेंगे, ना तो वो लायर्स के साथ लड़ सकते हैं, ना वो मेरे ख्याल में लड़ सकते हैं पीटीआई के साथ लड़ सकते हैं कि वो रोडों के ऊपर वो बाकी सियासी मामला, और दूसरा एक तासुर को वो जाहिर करेंगे कि शायद ये जो अमेंडमेंट थी वो इंटेंटेड नहीं थी, उसके अंदर उनके कोई इल विल नहीं थी। आखिरी मैं नहीं समझता, जैसे कि मीर साहब ने कहा कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN एक्सपेरिमेंट कर चुकी है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, और सारे के सारे बैकफायर हुए। अब इस सिलसिले में भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी
कमेटी को बनाएंगे तो क्या वो सारी ज़िंदगी उनका साथ देंगे? मुश्किल होगा। देखिए, हुकूमत ने जो काम करना था वो कर लिया, जिन चीज़ों से जान छुड़ाने की छुड़ा रही। अब मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस कौन बनता है, इससे ना हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा। हाँ, PTI और हुकूमत दोनों इसके ऊपर सियासत ज़रूर कर सकती हैं, अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बना सकती हैं, रोडों के ऊपर ड्रामा हो सकता है, रोज़ हम टॉक शोज में बैठ के डिस्कशनें कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में एक स्पाइनलेस अगर सुप्रीम कोर्ट होगी तो वो तमाम हुकूमतों को सूटेबल रहेगी। ठीक, घटाना एक चीज क्लियर करनी है, मैं शाह साहब के इसमें ऐड कर दूं अगर इजाजत हो। जी जी, क्विकली। ये है कि शाह साहब ने जिस तरह कहा कि इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज नॉट डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द 12 रुकनी खुसूसी कमेटी के उन 3 नामों में से जो सीनियर मोस्ट थे उनको रिकमेंड करेगा एक नाम, जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको भेज देगा सदर को और सदर उसको अपॉइंट करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये डिस्क्रिशन है 12 रुकनी 12 रुकनी कमेटी की। वो 3 नाम नहीं रिकमेंड, एक नाम चीफ जस्टिस का उनमें से रिकमेंड करेगा। ये जितना मैं समझाऊं लॉ को। और ये सही कह रहे हैं नानी साहब, सही कह रहे हैं। और डिसाइसिव वोट भी आमना जो है ना हुकूमत के पास नहीं है। नंबर इसमें पूरे हैं तो वो नहीं है ऐसी बात कोई। जी शाह साहब। जी नहीं, देखिए वैसे कंफ्यूजन ये बन रही है, मैं आखिरी में डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। देखिए, अगर कमेटी ने 3 नाम फॉरवर्ड करने हैं और सिलेक्शन की अथॉरिटी आई, 3 नामों में से सीनियर मोस्ट वो ऑलरेडी मौजूद है। शाह साहब, उनमें से कोई एक डिसाइड होगा, कमेटी नॉमिनेट करेगी कि टॉप पे कौन होगा? जी जी, कमेटी सिर्फ एक नाम फॉरवर्ड करेगी, 3 सीनियर मोस्ट। देखिए, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने करना ना, अब कमेटी कैसे डिसाइड करेगी? डिसीजन प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडेशन होगी कमेटी की, रिकमेंडेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर बीच में प्राइम मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करेगा, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है और सदर को टिक कर देंगे। इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द, सही कह रहे हैं, चेंज नहीं कर सकता उसको, उस नाम को आमना वही सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, चेंज नहीं हो सकता, वो प्रेसिडेंट को भेज। एक और अहम स्टोरी से बात करेंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल और मौसमियाती तब्दीली के असरात का शिकार है, जो हर गुजरते दिन के साथ इंसानी सेहत, ज़राअत, माल मवेशी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। अगर हिस्ट्री देखें तो 2010 में आने वाले सैलाब में मुल्क के 78 डिस्ट्रिक्ट्स और तकरीबन 2 करोड़ की आबादी मुतासर हुई थी। 2012 के जो फ्लड था उसमें मुल्क की हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थी, हज़ारों मकानात तबाह और लाखों अफराद बेघर हुए, जबकि 2022 के सैलाब ने 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी को मुतासर किया। लेकिन मुस्तकबिल में ये तबाहकारियाँ मज़ीद संगीन हो सकती हैं। ये आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने ये वार्न किया कि अगर क्लाइमेट चेंज से हैज़र्ड्स के महफूज रहने के लिए टाइमली प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो आपके फ्लड से मुतासर होने के ख़तरात मज़ीद बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर है, जिसका नतीजा हर साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और दर्जा हरारत के इजाफे में सूरत में हमें दिखाई दे रहा है। बारिशों, सैलाब और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ज़राई शोबे पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए प्रायोरिटी पर हमें क्या काम करना होगा, हमारी प्रायोरिटीज़ किस तरह से हमें सेट करनी होंगी और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजीज़ हमें इस वक्त बनाने की ज़रूरत है इन मामलों से निपटने। इसका जवाब मैं अपने पैनलिस्ट से देने की कोशिश करती हूँ। मीर साहब। देखें जी, सबसे पहले हम बातें तो बड़ी करते हैं, हर साल एक सवाल यही रिपीट होता है, क्या आपके पास 2006 के जल्जले के बाद क्या आपने अपने सिविल डिफेंस को रिवाइव किया? क्या आपने ये जो NDMA की हम बात करते हैं, क्या इज इट रियली केपेबल ऑफ डूइंग दैट? नो। द क्वेश्चन इज, हम कहते हैं ना वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी तो है ही कहीं नहीं। आप फ्लड्स की बात करते हैं, आपका क्या रॉकेट साइंस है कि सबसे ज्यादा फ्लड जो जब ये चिनाब खुलता है आप रेजर्वॉयर्स बना दें, पानी के जगह जगह पे रेजर्वॉयर्स बनाएं। 2 फायदे, वाटर लेवल ऊपर जाता है और आपका वाटर कंजर्व होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम इतना पानी वेस्ट करते हैं बिकॉज अपर रैपेरियन और लोअर रैपेरियन के ये झगड़े के अंदर के कैलिफोर्निया पूरा भर जाता पानी से, उससे ज्यादा पानी हमने समुद्र में अंदर फेंका है। किसके लिए? मैंग्रोव्स के लिए।
आर मैंग्रोव्स दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू रादर देन ह्यूमन लाइफ? ये मैंग्रोव्स लगे रहते हैं भाई, ये आपकी जो इंसानी जाने हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस पे लगे हुए। अच्छा, उसके बाद आपके ये लोग हैं, ये क्वालिफाइड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आप लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक ऐसे इक़दाम लेते हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ियां यहाँ इतनी गंदी चलती हैं एंड दे आर फुल ऑफ स्मोक, एनवायरनमेंट आपका खराब कर रही है। आपकी इस्लामाबाद में इन पर्टिकुलर, जब इसने डॉक्सिडस जो कि आर्किटेक्ट थे, कंपनी फ्रॉम कनाडा, उन्होंने जो दरख्त लगाए थे, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली ऐसे दरख्त लगाए थे कि आपको वाइल्ड लाइफ जो है वो बिल्कुल ही भागी वहां से। आप उससे पहले जाएं सैदपुर के अंदर। मेरे फादर तो एक ऑथर थे सिविल डिफेंस स्कीम के इस्लामाबाद के, सो आई नो कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। हमने हैपहैज़र्ड में सारा काम किया, हमने हर जगह वो कहते ना इस तरह जल्दी से काम किया कि अब बस जल्दी से दिखा दो, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स कोई ना हो। हमने ऐसा नहीं किया हुआ है, और यही वजह है कि जब 2006 का ज़ल्ज़ला आया, यू आर इल प्रिपेयर्ड। तो द क्वेश्चन इज, आपकी प्लानिंग जो है सिस्टम, वो प्लानिंग सिस्टम ही ठीक नहीं है। जब आप डिजास्टर्स की बात करते हो, क्या इसमें पुलिस होती है? क्या इसमें आर्किटेक्ट्स होते हैं? क्या इसमें इंजीनियर्स होते हैं? क्या इसमें जो ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कंसर्न लोग हैं वो होते हैं? क्या आप उनको परमिशंस दें? नहीं, ये सारे बैठते नहीं हैं। उठा के एक आदमी, एक क्लार्क टाइप आदमी होता है, वो परमिशन दे देता है, हाँ जी इसको इधर कर दो। ये वजह है छोटी छोटी कि आज हम कराची में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? और कराची से लेकर पेशावर तक देख रहे हैं क्योंकि हमने प्लानिंग ही किसी चीज की नहीं कही, हम एडहॉकिज्म पे चलते हैं। आपने देखे नहीं कितनी बिल्डिंग्स गिर गई जी। आप यही चीज है कि हम अपने क्लाइमेट कंट्रोल को हमने देखा कोई नहीं है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर रेन फेड रिवर्स हैं, दे आर नॉट नेचुरल रिवर्स एंड ग्लेशियल फेड पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के असरात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अडाप्टेशन के लिए हर एक ने अपनी कोई ना कोई प्लानिंग और वो स्ट्रेटजीज तैयार की हुई है। पाकिस्तान इसमें इतना पीछे क्यों है? और दूसरा ये कि अगेन हम आज भी देख रहे हैं, आज भी खबर से हमारे सामने कि लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एक दफ़ा फिर बन चुका है। जब सर्दियाँ आने लगती हैं उससे पहले ये हमारे सामने मामला आ जाते हैं जी, फॉग एंड स्मोक, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो टॉपिक आपने लिया है, लिया है, अब इसमें बज़ाहिर तो ये है कि जी ये कह देना कि ज़लज़ला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में आता है, ये आया ऐसा नहीं है। फ्लोरिडा में देख लीजिए, तूफ़ान आया, बड़ा ज़लज़ला आया, चाइना में आया, जापान में, सिंगापुर में आया। बड़े बड़े ऐसे कंट्री हैं जो बहुत ही डेवलप हैं और जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से ग्रीन इम्प्लांटेशंस और ये सारी उनकी कमिटीज़ बनी हुई है। कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं। यकीनन जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक के लिहाज से बेहतर तो कहना चाहिए बहुत ख़राब है, लेकिन ये कह देना कि जी ये जो डिज़ास्टर आता है ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया उसकी वजूहत यही थी कि सिर्फ कि ग्लोबल वार्मिंग थी। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि हम इम्प्लांटेशन नहीं करते हैं, हमारे स्पोक का, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस का, हमारी इंतज़ामिया का, हमारी रिसर्च, हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसीज़, हर जगह फेलियर है। अब जैसे आप लाहौर की आप बात बता रही हैं, देखिए कितनी फैक्ट्रीज़ हैं और उन फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो चीज़ें जा रही हैं उसको आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, नहीं है। अभी मैं एक केस में मैं ख़ुद भी था कि जनाब पंजाब की हुकूमत ने जनाब इसके ऊपर एक्शन लिया, एनवायरनमेंट के डीजी ने और वासा के हवाले से एक फैक्ट्रीज़ को जहाँ पे कोयला यूज़ हो रहा था उसको सील कर दिया। लेकिन ये ठीक है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन दूसरी तरफ आप कोयले से जो बिजली बनाने जा रहे हैं जो कि दुनिया में अब डिस्कार्ड हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे भाई? आपको पता है, एक तरफ आप देख लें कि जिस तरह की मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जिस तरह रोडों पे कराची के और लाहौर के, इनका कोई इंतज़ाम आपने किया है? तो देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो दुरुस्त की जा सकती है, कम की जा सकते हैं, ये कहना ख़त्म होना ये बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन हम तो उस तरफ जाते ही नहीं है ना। हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बने हुए लोग हैं, जो काम करते हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो कोई इंतज़ामी लेवल पर काम करने जाते हैं तो इतने पावरफुल लोग सामने आते हैं कि हम उसको कर नहीं सकते। एजुकेशन हमारी ये हाल है कि हम एजुकेटेड ही नहीं है, सेमिनार्स नहीं है, रिसर्च नहीं है,
तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले वक्त में आप ये समझें कि यहाँ पर स्मोक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आपके जो फैक्ट्रीज से धुआं ख़त्म हो जाएगा, मोटरसाइकिल के लोग साइलेंसर निकाल कर चलाना बंद कर देंगे। तो ये जिस तरीके से और बहुत सारी चीज़ों में नामुमकिन नज़र आ रही है, इसी तरह यहाँ नज़र आ रही है। जो लोग बैठे हैं बेचारे बेबस बैठे हैं। ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, अब डीजी इन्वायरमेंट ज़रा पूछे ना बलूचिस्तान के, मैं तो बात करता हूँ, वो कहता है सर मैं बेबस हूँ, मुझे ऑर्डर आ जाता है कि जी आप इंटरफेयर ना करें। इसी तरह आपका डीजी भी यही कहता है। तो सवाल ये है कि बिल्कुल हर चीज़ का हल है, कमी की जा सकती है। इम्प्लांटेशन देखें केपीके में किस तरीके से सब बिल्कुल जो कमी की जा सकती है। हम एटलीस्ट मिटिगेटिंग मेजर्स तो ले सकते हैं। शाह साहब, एक और पॉइंटर भी आपके सामने रखूँगी। इस तरह के ऐसी आफात से बचने के लिए हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो वेल पोजिशन्ड हो एटलीस्ट। देखिए मामला इसमें दो चीज़ें, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर है और दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर है। नेचुरल डिज़ास्टर को अगर आप देखें तो वो इंटरलिंक्ड है विद मैन मेड डिज़ास्टर्स। आपकी देखिए कैचमेंट एरियाज़ के अंदर जिस तरीके से आपके डिफॉरेस्टेशन हुई है, एक ज़माने में 94 से 100% जो है वो एक खैबर पख्तूनख्वा नॉर्दर्न एरिया का बजट जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना वो उसको फीड करता था। लेकिन आज आप देखें जो टिम्बर माफिया है उसने कितनी बेदर्दी से दख्तों की कटाई की, तबाही की, और उसके आप देख रहे हैं कैचमेंट एरियाज़ के अंदर जो बारिशें होती हैं वो उसके साथ सॉइल एरोजन और दरख्तों का आना और फ्लड्स जो आए हैं इस वक्त भी आप देखें नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपके जो है वो मानसेरा, एबटाबाद और दूसरे एरियाज़ के अंदर कितनी बड़ी तबाही हुई। चित्राल के अंदर मिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो पुल बनाए गए थे वो बह गए। तो ये डिज़ास्टर मेरे ख्याल में इसमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ तो ठीक है, बिल्कुल एक जो चीज़ होती है उसको हम काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो NDMA और जो PDMA FDMA है वो सिर्फ और सिर्फ वार्निंग इदारे हैं। उनके पास एज सच इन चीज़ों को निमटने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं है और ना उनके पास कोई मैन पावर है, ना वो लोगों को जो है वो किसी तरीके से ट्रेन कर सके। आप रेस्क्यू 112 के ऊपर जाते हैं या फिर मिलिट्री को बुला के कहते हैं जनाब फौज जो है इमदाद फराम करी। एक इशू तो ये हुआ। दूसरा देखिए सबसे बड़ी ज्यादती वाली बात यह कि आपकी जो इन प्लान अर्बन प्लानिंग है, आप जितने आपके ये एरियाज़ हैं दरियाओं के साथ साथ जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में बड़ी तबाही और आबादियों को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी वजह वो भी हो सकती है। और तीसरा जो मेरे ख्याल में जहन है, आपका जो पानी ज़ाया हो रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स मिल्टिंग आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर या आपका जो मालाकंड, स्वात, इवन पंजाब का जो पानी आता है, अगर आप बाकी इनके ऊपर जो है वो नहीं बना सके, इनको स्टोरेज के लिए सिस्टम नहीं कर सके, तो ये सारा पानी आपका जा रहा है समंदर के अंदर, जाहिर बात है। और आप अगर इस तरफ देखें तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। डैम्स के ऊपर हम बात करते हैं वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है, वो पोलिटिकल जो है वो अब कह सकते हैं कि माइलेज के लिए जो है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज उसको जो है वो पोलिटिसाइज करती हैं। तो आपने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये करनी होगी कि आपका जो पानी मौजूद है आप उसको डिज़ास्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए एक नेमत की शक्ल में, और वो आपके रिजर्वायर्स की जो है वो बदौलत हो सकता है। आप उन बल्कि डाइवर्जन्स कर सकते हैं। आप देखें इंडिया ने एक इंदिरा गांधी कैनाल 300 किलोमीटर पूरी इंडिया के अंदर उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब अफगानिस्तान, अब कहा जा रहा है कि अगले 10-15 साल में अफगानिस्तान अक्रॉस द पूरा जो अफगानिस्तान है उसके अक्रॉस एक पूरा दरिया निकाल रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हम डाइवर्ट नहीं कर सकते? आपके जो बैरन एरियाज़ हैं, आपके जो ऐसे अनकल्टिवेटेड एरियाज़ हैं, तो आप इस पानी को तो डाइवर्ट कर सकते हैं रिजर्वायर के जरिए से। तो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो प्लानिंग के इदारे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं रही। और इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान बेशक दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर उसका हिस्सा बड़ा कम है, लेकिन डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट हो रहा है वो पाकिस्तान सबसे ज्यादा हो रहा है। और अभी जो UN ने एक जुल्म किया है, पाकिस्तान उन कंट्रीज की लिस्ट से निकाल दिया गया है जो कि डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंटरनेशनल या UN इदारों से इमदाद दे सकती है। तो मेरे ख्याल में देखिए ये एक न सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक बार फिर आप समझ लें कि एक अभी ये भी एक बड़ा ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक किस्म का जी ठीक है। एहतशाम साहब, ये इमदाद के हवाले से भी तो बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। अभी जो फंड्स हम बाद में देखते हैं इलाकों की बहाली के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, उसमें अभी बलूचिस्तान में जो सैलाब से तबाह होने वाले इलाके हैं उनके लिए जो मौसूल किया गया था $22 करोड़, इसमें से सिर्फ $2 करोड़ 20 लाख खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। तो फिर ये वाले मामला होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे।
देखिए हम ना अभी बात हो रही थी ना, पहले लाहौर का जिक्र किया, बाय द वे लाहौर नंबर 1 आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में हो गया है। मैंने ये फिर से माशाल्लाह से नंबर 1, ये भी एजाज़ हमें मिलना था लाहौर का आलूदा तरीन होने का। देखिए हम ना क्लाइमेट चेंज के हवाले, पहली तो बात है कि इस सारी दुनिया में 3-4 बड़ी वजारतों में से क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट वजारत होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल जिस बंदे को कुछ पता नहीं होता उसको लगा दिया जाता है इसका वज़ीर, लेकिन शहरी रहमान जब बनी थी पिछले दौर में तो उन्होंने बड़ा इस पर काम भी किया था। अब देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो आप बात कर रही हैं, देखिए ये 3 जो बड़े सैलाब आए थे, इन सैलाबों का सबसे बड़ा नुकसान जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ ना हमना, वो 6-6 महीने 8-8 महीने पूरा साल पानी नहीं निकल सका वहाँ से। उससे जो जिस तरह की खौफनाक बीमारियाँ पैदा हुई वो आप सोच नहीं सकती। अभी अब बात है कि आप 3 बड़े सैलाबों के बाद 2022 का आखिरी जो आया था, फिर आपने देखा उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये अबूरी हुकूमत में थे, उन्होंने कहा था जी $30 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है और जानों का नुकसान अलहदा हुआ है। कैटल्स और इस तरह से जो लोग हमारे जानवर जो मारे गए वो अलहदा से हैं, ज़मीनों का अब अलहदा काम ख़राब हुआ था। अभी देखिए इस हवाले से जो हुकूमत करना चाह रही थी, अब वो $30 बिलियन मंजूर हुआ IMF ने, और हमें सिर्फ इस हवाले से $2 बिलियन एडिशनल दिया था, ये सैलाबों के हवाले से, प्लस हमें ये जब कोरोना आया था उस हवाले से हमें दिया गया था। इंटरनेशनल लेवल पे ये कमिटमेंट नहीं पूरी की गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी हमारे यहाँ चीज़ें क्यों नहीं ठीक होती। बलोचिस्तान की सूरत हाल का भी जिक्र किया। अभी देखिए मैं सुन रहा था पिछले दिनों एक प्रोग्राम में, वो कह रहे थे सरफराज बुगटी साहब हमना, वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पे कुछ 200 के करीब जो नाले वहाँ से गुजरते हैं ना, उस पर गैर कानूनी तौर पे लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, घर बनाए हुए हैं और प्लाजे बनाए हुए हैं। नतीजतन पानी वहाँ पे रुक जाता है। यही वजह कि पानी निकलता नहीं, निकासी होती नहीं, मामलात ख़राब होते हैं, बीमारियाँ भी पैदा होती हैं और मुश्किलात भी पैदा होती हैं, फसलें भी तबाह होती हैं। अभी जिस अंदाज से सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ ख़राब हो रही है, इसको ठीक करने के लिए हम ना जो कंक्रीट मानों में जो हमेशा लोगों ने सजेशन दी उसको पूरा नहीं किया गया। वापडा ने जहाँ कुछ अच्छे काम किए, मुझे याद है हमना 84-85 में उन्होंने एक स्टडी बना के दी थी हुकूमत पाकिस्तान को, उस वक्त से अब तक वो पड़ी या लोग कहते हैं बड़ी वायबल है, कि उन्होंने 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मेगावाट्स, 50 और 100 मेगावाट के जहाँ पे छोटे छोटे आप अपने हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उसका ना सिर्फ ज़मीनों को फ़ायदा होगा और पानी रुकेगा भी नहीं, और जो 40% पानी हमारा चला जाता है समंदर में उस पर ज़ाया होने से भी बच जाएंगे। अब सवाल ये कि बातें तो सारे ही करते हैं, NDMA का रोल रोज़ होते हैं, कोऑर्डिनेशन सूबों की नहीं होती, रोज़ होते हैं कि सबको पता है दुनिया में कि पाकिस्तान में राइजिंग जो ये वेदर है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसको ठीक करने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है, अभी बहुत कुछ करना है। अहम बात है कि अपनी फसलों को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे बताना है, और लोगों को वक्त पे लोग बता भी देते हैं कि जी इस दफ़ा इंटेंसिटी कितनी होगी फ्लड्स की, इसके बावजूद मैय्यर नहीं लिए जाते। तो मेरा ख्याल है अब इस पर क्या किया जी, ये एक ओवरऑल बेहिसी है, चाहे सियासी मैदान है, चाहे जुडिशल मैदान है, और मैदान है, इसमें दिखाई दे रही है। चूँकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे जो हम देखते हैं फ्लड्स का सामना कर चुका है, 2010, 12, 15, फिर उसके बाद 22, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमारे तमाम पैनलिस्ट भी बात करें कि NDMA उस पर भी भरपूर तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो इक़दाम हम करने से कासिर हैं, जो कि इन नुकसानात से एटलीस्ट कम उससे नुकसान हो, उस जानिब हम जाएँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं तमाम तज्ज़ियाकारों का शुक्रिया अदा करूँगी। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।